बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज इसी काविश का हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के टॉपिक का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग टीच करते हैं और सीखते हैं व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। हम सबको पता है बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से मिलकर बना है। बायो जैसे कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 के आगाज में ही पढ़ चुके हो, बायो ग्रीक यूनानी ज़बान का लफ्ज बायोस से निकला है जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी कि बायो मींस लाइफ, और लाइफ किन की होती है? जानदारों की होती है। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के दरमियान जो डिफरेंट किस्म की वैरायटीज पाई जाती है उसे आप लोग कहते हो बायोडाइवर्सिटी कह रहे होते हो। तो व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? इट इज अ वैरायटीज ऑफ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैं आपके पास एक आसान सी एग्जाम्पल लेता हूं जू की। अगर मैं आगे पास जू या फॉरेस्ट की बात करता हूं जहां पे मैं कहता हूं बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है क्या फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर पाए जाने वाले सारे जानवर एक जैसे हैं? नहीं, उनके अंदर कुछ आगे पास डॉग्स होंगे, कुछ कैट्स होंगे, कुछ लायंस होंगे, कुछ टाइगर्स होंगे, कुछ ज़ेब्रा होंगे आगे पास ईटीसी। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं वो बहुत सारी वैरायटीज के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स पे पाए जाते हैं। एंड दिस वैरायटीज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जानदारों के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। सर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है एनिमल्स की, तो क्या प्लांट्स के अंदर ही बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? जी बिल्कुल पाई जाती है। हम लोगों ने अमूमन देखा होगा कि प्लांट्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे कि आगे पास कुछ क्या होते हैं, मैंगो का दरख्त होते हैं, कुछ क्या होते हैं आगे पास एप्पल के ट्रीज होते हैं, कुछ आगे पास डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो इनके अंदर बहुत सारे आगे पास वैरायटीज पाई जाती है। तो आगे पास जानदार के अंदर चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, जो वैरायटीज पाई जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इट इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि मौजूदा दौर के अंदर जो बायोलॉजिस्ट है वो 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि 2 मिलियन 20 लाख डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और कहा जाता है कि पूरी जमीन के ऊपर अभी भी जो आगे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हमारी फाइंड आउट किए जाने वाली वैल्यू से बहुत ज्यादा है और अभी आगे पास न्यू स्पीशीज की डिस्कवरी जारी और सारी है। तो क्लास अगर हम लोग आगे अपने टॉपिक की जानिब बने तो हमारा अगला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश भी की है। आए क्लास बढ़ते हैं आगे पास अगले टॉपिक की जानिब, विच इज द डिपेंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इसमें हम लोग सीखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की डिपेंडेंस क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। प्लस बायोडाइवर्सिटी आगे पास 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर बुक। वन इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट। क्लाइमेट कह रहे होते हैं आगे पास किसी भी एरिया का जो आगे पास सालाना मौसमी हालात होते हैं, यानी कि सालाना जो कंडीशन होती है उसके एरिया की, इट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट, यानी कि मौसम जो होता है वहां का। एल्टीट्यूड कह रहे होते हैं कि सतह जमीन से कितनी बुलंदी पर है, जैसे कि पहाड़ काफी बुलंदी पे होते हैं, मैदानी इलाके आगे पास सरफेस एरिया के बिल्कुल करीब होते हैं। टाइप ऑफ सोइल, सोइल कैसी आएगा, आगे पास जरखेज है, बंजर है, सहराई इलाका है, आगे पास मॉइस्चर यानी कि नमी वाली जमीन है। तो आगे पास क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा होता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होता है और टाइप ऑफ सोइल पे डिपेंड कर रही होती है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहा जाता है इज नॉट इवनली स्प्रेड इनटू द ओवर द अर्थ। अब इवनली का मतलब होता है इक्वली। कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज होती हैं वो कभी भी इक्वली स्प्रेड नहीं होती अर्थ पे। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के अंदर लायंस की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइगर्स, तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के अंदर ऐसा ही होगा कि लायंस की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द टाइगर्स। तो आगे पास ये इक्वली स्प्रेड नहीं होती बायोडाइवर्सिटी, बल्कि क्या होती है आगे पास ये रैंडमली स्प्रेड होती है, यानी कि रैंडम इसके आगे पास नंबर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि आगे पास जैसे मैं अगर अर्थ को देखूं और अर्थ को मैं 2 इलाकों के अंदर 2 रीजन्स के अंदर क्लासिफाई करूं, वन इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल रीजन, अदर वन इज कॉल्ड एज द पोलर रीजन। अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात करूं तो ट्रॉपिकल रीजन हम लोग ऐसे इलाकों कह रहे होते हैं जिनका आगे पास आबो हवा बहुत ज्यादा गर्म होती है, यानी कि मैदानी इलाके।
और पोलर रीजन ऐसे इलाकों को कहा जाता है जिनकी आबो हवा बहुत ज्यादा सर्द होती है, यानी कि जहां पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जो आगे पास बर्फीले इलाके होते हैं। तो कहा जाता है कि आगे पास रिसर्च के मुताबिक जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर मोर देन यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू द पोलर रीजन, यानी कि गर्म इलाकों में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू द जो आगे पास सर्द इलाके होते हैं, जो पोलर रीजन होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग टीच कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, और इनकी आगे पास स्प्रेडिंग कैसी होती है, कैसे आगे पास कि पूरी अर्थ के ऊपर स्प्रेड हुए होते हैं जानदार। तो आइए हम लोग बायोडाइवर्सिटी की यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ या डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जो जानदार पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, इनकी आखिर क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आइए हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए आगे पास अपना अहम किरदार अदा कर रही होती है। कहते हैं आगे पास इकोसिस्टम को कैसे स्टेबल कर रही होती है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम बाय, कैसे कर रही होती है, बाय द बायो जियो केमिकल साइकिल्स, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, एटीसी। आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर आगे पास सीरीज ऑफ इवेंट के अंदर इवेंट बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, रेपिटेशन हो रही होती है इवेंट्स की, दिस इज कॉल्ड एज द साइकिल। और बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार, लाइफ, जियो आप लोग कह रहे होते हैं अर्थ को, तो केमिकल्स, तो अर्थ से केमिकल लेके जानदार तक जाना, और जानदार से दोबारा अर्थ को आगे पास एटमॉस्फेयर को वो केमिकल्स वापस लौटा देने वाली पूरी साइकिल को आप लोग क्या कह रहे होते हो, बायो जियो केमिकल साइकिल कह रहे होते हैं। इसी के एग्जांपल के अंदर आ जाती है कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन साइकिल यानी कि आपने एटमॉस्फेयर से किसी जानदार ने कार्बन को इनटेक किया, और इनटेक करने के बाद आप लोग आगे जाके पढ़ोगे डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद उसने क्या किया, कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर तक पहुंचा दिया। दिस साइक्लिक पाथवे इन विच कार्बन इज मूव फ्रॉम अर्थ और एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बैक टू द एनवायरनमेंट, दिस साइक्लिक पाथवे इज कॉल्ड एज द कार्बन साइकिल। तो डिफरेंट किस्म की बायोजियो केमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल की मदद के साथ हम लोग इकोसिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हमारा जो क्लाइमेट होता है उसकी रेगुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कहते हैं प्लांट्स एंड एल्गी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू रेगुलेट क्लाइमेट। प्लांट्स और एल्गी जो होते हैं दीज आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो इसकी वजह से होता है कि आगे पास से क्लाइमेट को रेगुलेट कर होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को एक लेवल से ज्यादा होने नहीं देते। तो ऐसा क्या होगा कि अगर पूरे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा होगी तो टेम्परेचर यानी कि हीट ट्रैपिंग जो होगी बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो टेम्परेचर उस इलाके का बहुत ज्यादा हो जाएगा जहां पे जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाएगा। तो होता क्या है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट को रेगुलेट करना किनका काम होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, जो कि कहां से मिलती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के आगे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्लाइमेट रेगुलेशन होती है। आइए हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी की, विच इज द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे ये रिसोर्सेज के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है। रिसोर्सेज हम लोग कह रहे होते हैं कोई भी ऐसी चीज जहां से हम लोग किसी भी जरूरत की चीज को हासिल कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रिसोर्सेज। उर्दू में इसका मतलब होता है ज़खायर, यानी कि जहां से कोई चीज आगे पास हासिल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हासिल किया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी से बहुत रेंज ऑफ थिंग्स हम लोग हासिल कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू द फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल, हत्ता कि हमारी खुराक और अद्वियात से लेकर हमारे जलाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है फॉसिल फ्यूल, और बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कहां से हासिल कर रहे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के जरिए हासिल कर रहे होते हैं। फूड कैसे हासिल कर रहे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस के लिए फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उससे हम लोग फूड हासिल कर रहे होते हैं। मेडिसिन डिफरेंट किस्म के प्लांट्स या जड़ी बूटियों से हम लोग अद्वियात को हासिल करते हैं, तो मेडिसिन को भी हम लोग प्लांट यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी से हासिल कर रहे होते हैं।
फ्यूल, फ्यूल हम लोग ऐसी कोई भी आगे पास चीज को कह रहे होते हैं, थिंग को कह रहे होते हैं जिसको जलाकर बर्न करके हम लोग उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड होगी, नेचुरल गैस होगी, कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया। और ये सारी चीजें कहां से मिलती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लकड़ी, ऐसे वुड, कोयला, पेट्रोल, ये सारी की सारी जानदारों से हासिल हो रही होती है। और वो जानदारों के डिफरेंट किस्म के जो काइंड्स आगे पास वैरायटीज पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज द बायोडायवर्सिटी। तो अगला हमारे पास फंक्शन है इकोनॉमिक्स बेनिफिट। इकोनॉमिक्स हम लोग कह रहे होते हैं मुआशी लिहाज से, यानी कि हमें आगे पास मुआशी लिहाज से बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है एज कंपेयर टू आवर इनटेक। तो बायोडायवर्सिटी सपोर्ट मैनी इंडस्ट्रीज। तो हमारी जो बायोडायवर्सिटी होती है, डिफरेंट वैरायटीज के जो जानदार पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? सपोर्ट करती है, सहारा बन जाती है किसका? बहुत सारी इंडस्ट्रीज की टाइप्स का। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग क्या करते हो? काश्तकारी करके आप लोग फूड हासिल कर रहे होते हो। तो जो काश्तकारी की जाती है वो प्लांट्स के डिफरेंट काइंड्स को ग्रो करवाया, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द बायोडायवर्सिटी। तो हमारे पास और क्या होता है? फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल के अंदर आप लोग ड्रग्स को बनाते हो, आपके पास मेडिसिनल ड्रग्स को तैयार कर रहे होते हो, और वो कहां से हासिल होती है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट से हासिल होती है। इसके अलावा टूरिज्म, टूर यानी कि आगे पास जो खूबसूरती के लिए टूर करने के लिए आ रहे होते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट किस्म के प्लांट्स की सजावट कर रहे होते हैं, तो दिस इज डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टूरिज्म के अंदर भी हम लोग बायोडायवर्सिटी अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अपने अगले टॉपिक की जानिब, विच इज द क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज द मेजर टॉपिक इन दिस चैप्टर। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो मेजर टॉपिक है, इट इज द क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बहुत तफसील से पढ़ेंगे। हम लोग क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड यानी कि तकसीम कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जानदारों को, इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, एक आगे पास ग्रुप और उससे भी छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बुनियाद पे? सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। सर क्लासिफिकेशन क्या होती है या क्यों जरूरी होती है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई कर देना, यानी कि कुछ चीजों को, मिलती जुलती चीजों को जिनके अंदर सिमिलैरिटीज हो, उनको एक ही ग्रुप के अंदर इकट्ठे कर देना, डिवाइड कर देने के प्रोसेस को आप लोग कहते हो क्लासिफिकेशन कह रहे होते हो। आखिर हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? उसका जवाब आपको मिलेगा इस वाले सेंटेंस के अंदर। आज के आगे पास आदादोशुमार के मुताबिक कहा जाता है, रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि इस अर्थ के ऊपर 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जानदार तकरीबन आगे पास 2 मिलियन 20 लाख डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनमें से 0.5 डिफरेंट मिलियंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, और 1.5 मिलियन क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? अब आपके सामने लिखा हुआ है कि 20 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, या आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म की टाइप को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अपनी आगे पास आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक जैसे आगे पास ऐसे सारे के सारे जानदार जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनको क्या करते हैं? एक ही ग्रुप के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आगे पास इकट्ठा कर देते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम सारे के सारे ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो हम लोग वहां से किसी एक मेंबर को स्टडी करेंगे, और एक मेंबर को हम लोग जब स्टडी करेंगे, इसका मतलब हमने पूरे ग्रुप को स्टडी कर चुके हैं। तो दिस इज द आगे पास बेनिफिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ मेथड टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। और आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे डाटा है जो कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगला हमारे पास सब टॉपिक है, विच इज द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन। हम लोग एम्स पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या मकासद है या क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन के 2 बड़े एम्स हैं, 2 बड़े मकासद है। जो पहले आगे पार्ट टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज यानी कि एक जैसी आगे पास खूबियां क्या है, या डिफरेंसेस यानी कि एक दूसरे से जुदा करने वाली खूबियां क्या है। तो डिफरेंट आगे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन को सहारा ले रहे होते हैं। अगला हमारा एम होता है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अमंग द ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या करते हैं? वो जानदार
जो आगे पास तख्लीक होते हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एवोल्यूशन को रिकॉल करना पड़ेगा। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पीशीज वक्त गुजरते गुजरते उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स आती है जिसकी बिना पर होता क्या है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वक्त गुजरते गुजरते एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे होते हो? एवोल्यूशन कह रहे होते हो। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? वो सारी की सारी हिस्ट्री जिसके अंदर क्या हुआ, कौन सी स्पीशी किस स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हुई, उससे आगे पास कौन सी स्पीशी बनी, उससे आगे मजीद कौन सी स्पीशी बनी, आगे पास प्रोड्यूस हुई। दिस इज कॉल्ड एज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसके अंदर आगे पास एग्जांपल के तौर पे हम लोग टीच कर रहे होते हैं डार्विन के एग्जांपल के, इंसान की तकलीफ क्या हुई, आगे पास मंकी से हुई है, बंदर से हुई है, वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन। One is called to determine the similarities and differences among the organisms and to find out the evolutionary history कि आगे पास कहां से आगे पास तख्लीक हुए हैं, तो किन किन स्पीशीज के साथ इनका आगे पास रिलेशनशिप होता है among the organisms। तो दिस इज द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है जानदारों की, कर देंगे, लेकिन किस बुनियाद पे करें? तो हम लोग दो बेसिस पे कार्य होते हैं। वन इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम लोग कह रहे होते हैं जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए जीन्स की बात कर रहे होते हैं। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि देखने में हमें आगे पास कैसी कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही होती है, उनकी शेप कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी आप मानिए कि मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पे और आगे पास जेनेटिक्स की बुनियाद पे हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं आखिर ये जरूरी क्यों है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस है, उसको हम लोग आज टीच करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस है टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर। हम लोग क्या करें, आगे पास सिमिलर एक जैसे जानदारों को इकट्ठा कर लें टुगेदर टू अंडरस्टैंड, ताकि हम लोग समझ सकें देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये बात तकरीबन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है कि हम लोग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाए ताकि हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक को आगे पास स्टडी कर सके, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देख सकें और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी कर सके, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। दूसरी एडवांटेजेस लिखी हुई है टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज। हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप की स्पीशीज को दूसरे ग्रुप की स्पीशीज के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं और कंपेयर करके हम लोग एक फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, एक ढांचा बना रहे होते हैं, फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो जाती है। तीसरी एडवांटेजेस यूं लिखी हुई है टू एक्सप्लेन इंटर रिलेशन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इंटर कहते हैं दरमियान, रिलेशन एक दूसरे के दरमियान रिलेशन किनमें, अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। सर याद रखना कि जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे जानदार दूसरे जानदार के ऊपर लाजमी डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हम लोग इंसानों की एग्जांपल दें तो इंसानों के लिए फूड का आगे पास जो सोर्स होता है वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो हमारी भी जो आगे पास जिंदगी की आगे पास जरूरियात है, जिंदगी को पूरा करने का सारी की सारी जो डिपेंडेंस होते हैं किस पे होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पे होती है और आगे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पे भी हो रही होती है। तो याद रखना एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी के साथ रिलेशनशिप लाजमी कर रहा होता है। जैसे हम लोग प्लांट से फूड हासिल कर रहे होते हैं और इसी हम लोग एनिमल से भी आगे पास फूड हासिल कर रहे होते हैं उनको शिकार करने के लिए, इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स का आगे पास शिकार करके वहां से फूड हासिल कर रहे होते हैं। तो उनके आगे पास आपस में रिलेशनशिप क्या होती है उनको स्टडी करने के हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 4 है हमारी एडवांटेजेस टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हम लोग क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें फाइंड आउट हो सके कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बाद कौन सी आपके पास मौजूदा न्यू स्पीशीज है और इसके जरिए हम लोग न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं, डिस्कवर भी कर रहे होते हैं। और लास्ट फिफ्थ में हमारी आपके पास एडवांटेज बच जाती है टू प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज फॉर द बायोलॉजिस्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हकीकत में आपको ये इशारा दे रहा है एक न्यू प्रोसेस का विच इज कॉल्ड एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि एक साइंटिस्ट ने आगे पास प्रोड्यूस करवाया था, जिसके तहत उसने कहा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ही आगे पास स्पेसिफिक नेम होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल इज क्यों जरूरी था, यानी कि कॉमन लैंग्वेज, एक आम लैंग्वेज क्यों बनाए गए। अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज में एक ही चीज के डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एक छोटी सी सब्जी होती है विच इज कॉल्ड एज द ऑनियन, यानी कि प्याज। अगर मैं उसको देखूं तो कुछ आगे पास लोग उसे इंग्लिश में कह रहे होते हैं ऑनियन, उर्दू में आगे पास अमूमन लोग उसे कह रहे होते हैं प्याज। इसी तरह देहातों के अंदर कई जगह पे इसे गंडा कहा जाता है, कई जगह इसे बैसल कहा जाता है, कई जगह इसे बसल भी कहा जाता है। तो एक ऑनियन यानी कि प्याज के एक ही कंट्री के अंदर जब डिफरेंट काइंड्स के या डिफरेंट टाइप्स के नेम्स होंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर कोई भी आगे पास बायोलॉजिस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑनियन के ऊपर स्टडी करना चाहता है तो उसे पाकिस्तान के हर इलाके में पुकारे जाने वाले ऑनियन के नाम का ही पता होना जरूरी है। तो इस चीज को आगे पास डिफिकल्ट चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तैयार किया, जिसके तहत एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई और हर एक जानदार को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। जैसे कि ऑनियन का नाम होता है साइंटिफिकली एलियम सीपा। जहां पे एलियम सीपा का नाम लिया जाएगा इसका मतलब आगे पास किसकी बात की जा रही है, ऑनियन की बात, यानी कि प्याज की बात की जा रही होती है। तो कॉमन लैंग्वेज दी जाती है बायोलॉजिस्ट को, बायोलॉजिस्ट के जरिए, ताकि वो क्या कर सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। एक आगे पास बायोलॉजिस्ट दूसरे बायोलॉजिस्ट से कम्युनिकेट करने में आसानी हो। दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है इस टॉपिक को आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।